हेलो बच्चों, जैसे पिछले वीडियो में हम द्वितीय सेमेस्टर के बारे में वीडियो बनाया था। आज हम चतुर्थ सेमेस्टर के बारे में, और वो भी पद्य प्रकरण है। क्या है? पद्य प्रकरण। तो उसके बारे में वीडियो आज हमने बनाया है। और पद्य का अर्थ क्या होता है, आप लोगों ने शुरू से कक्षा 6 से लेकर के क्या 1-2 से लेकर के पद्य गद्य के बारे में सुनते चले आए हैं। और पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है, तो उसी के आधार पर हम आज पद्य के बारे में यहाँ पे वीडियो बनाए हैं। तो पद्य क्या होता है? पद्य साहित्य का, पद्य जो होता है साहित्य का एक ही अंग है। और साधारण भाषा में हम इसको पद्य को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कविता बोलो, ठीक है। और जो थोड़ा सा जिनको ज्ञान होता है वो कविता के अलावा पद्य का भी नाम दे देते हैं। तो हमारे इस हिंदी साहित्य जगत में पद्य का बहुत ही महत्व है, ठीक है। तो आज हम पद्य के बारे में बताएंगे। पद्य की परिभाषा वह है, जैसे संस्कृत में आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अगर उसका हम हिंदी रूपांतर या हिंदी में अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है, ठीक है। इसको आचार्य विश्वनाथ, जो संस्कृत के प्रचंड विद्वान माने जाते हैं पद्य साहित्य के, उन्होंने ये परिभाषा दिया है। और फिर दूसरी परिभाषा आचार्य मंमट जी ने दिया है कि दोष रहित गुणयुक्त, प्राय अलंकृत और कभी अनलंकृत, ठीक है। 2 प्रकार से, कभी अलंकृत और कभी अनलंकृत शब्द और अर्थ ही काव्य पद्य का स्वरूप होता है। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के जगत में बहुत सारे विद्वान हुए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ले लीजिए, उन्होंने पद्य के बारे में बताया है कि जो हमारे अंतर्निहित क्रियाओं को अलंकृत उद्वेलित करने वाला भाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं या कविता कहते हैं। आप लोगों ने बचपन से ही कविताएं पढ़ी हैं और कविता के बारे में विधिवत जानते ही हैं। जैसे आप बचपन में सूरज निकला, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, अर्थात ऐसी कविताओं के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। और बहुत सारी कविताएं अब आगे वाली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन और देखिए कविता की विशेषताएं क्या होती हैं, कविता की या पद्य की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता ये होती है कि अनुभूति की तीव्रता होती है, अनुभूति की तीव्रता होती है। जैसे कोई भी कविता पढ़ते हैं, कोई पद्य पढ़ते हैं, तो उसमें एक अजीब सा ज्ञान उत्पन्न होता है। और उस पर जैसे जैसे आपको ज्ञान मिलता जाता है तो आपकी प्रबलता और तीव्र हो जाती है कि हम और इसको पढ़ें, जिससे हमें और अच्छा आनंद मिले और ज्ञान मिले, ठीक है। दूसरा क्या है? रसानुभूति की प्रबलता। रसानुभूति, जैसे कोई कविता पढ़ते रहते हैं तो उसमें एक प्रकार का रस उत्पन्न होता रहता है और बच्चे उस रस को रसास्वादन करते हुए कविता को और गहराई तक लेते जाते हैं। जैसे कबीरदास जी ने अपने दोहों में लिखा है, कबीर यह रेख सिंदूर की, कबीर यह रेख सिंदूर की, काजल दिया जाए, नैन रमैया रंग गया, दूजा कहाँ से। आपने देखा है कबीरदास जी कहते हैं कि जो काजल और सिंदूर का अपना एक स्थान, मतलब जो स्थान होता है, अगर एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो क्या होता है? अनर्थ हो जाएगा, कोई अनुभूति मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार से जो किसी के हृदय में बस जाता है तो दूसरा कोई भी बार बार आप उसको उसके अंदर प्रवेश करना चाहे तो प्रवेश नहीं कर सकता है। और क्या है? रमणीयार्थ पादक,
अर्थात जब बच्चा बालक है, कोई भी बालक है या हम ही लोग हैं, जब कोई ऐसी कविता को पढ़ते हैं कि उसमें अथाह ज्ञान अर्थात अथाह रमणीयता भरी हो, और जब उसको पढ़ते पढ़ते हमारा जी नहीं उगता है, तो हम क्या करते हैं, उस आनंद की प्राप्ति के लिए कविता को बार बार पढ़ते हैं, और जब तक उसको हम पढ़ नहीं लेते हैं तब तक हमें भूख तक नहीं लगती है। और जब हमें वो कविता को रसास्वादन या उसके अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, उसको आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं, तब हम जाकर के कविता को बंद करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, जैसे आपने देखा है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य, शिव और सौंदर्य। बहुत सारी हिंदी साहित्य जगत में ऐसी कविताएं बनी हुई हैं, ऐसी कविताएं की रचना की गई है जिससे मानव का कल्याण करने वाली कविताएं होती हैं। उसमें ये तीनों रूप हमें प्रदर्शित होते हैं। उस कविता के अंतर्गत हमें ये तीनों रूप दिखाई पड़ते हैं, और जिससे हमारा अर्थात हमारा ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। कविता शिक्षण के उद्देश्य, जैसे कविता शिक्षण इस भाषा शिक्षण के अंतर्गत इसीलिए रखा गया है कि बच्चे इसके तहत इस कविता का या पद्य का अध्ययन करें और सुचारू रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें। पहला क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, जैसे हम कोई भी कविता को लिखना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं, तो उस कविता के अंदर बहुत सारे ज्ञान छिपे रहते हैं, और जैसे जैसे हम उसका ज्ञान पढ़ना प्रारंभ करते हैं, उसमें निहित सारे जो गुण होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, हमें प्राप्त होते रहते हैं। जैसे पहला है, उसमें क्या क्या हमें प्राप्ति होती है, शब्द योजना। जैसे हम कोई भी कविता को पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं तो शब्द योजना, जब हम कविताओं को पढ़ लेते हैं और हम स्वयं कविता लिखना चाहते हैं तो शब्दों का जो चयन है उसको विधिवत रूप से हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि हम अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करें, जिससे हमारी कविता मनोरम हो, मनमोहक हो। दूसरा क्या है, शब्द शक्ति। जैसे हम मतलब शुरुआत में कविताओं को लेखन कार्य करते हैं तो हमें शब्द खोजने पे मिलते ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम कविताओं के बारे में गहराई तक जाते हैं तब हमें विभिन्न प्रकार के शब्दों की अनुभूति हो जाती है, और उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम अच्छी अच्छी कविताओं को लिपिबद्ध करते हैं, और हमारे अंदर शब्द शक्ति की भावना एकदम व्याप्त हो जाती है। दूसरा है अलंकार। तो जैसे जैसे हम कविताओं को ग्रहण करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तब हमारे अंदर अलंकार, छंद, रस, संस्कृत, सभ्यता, मानव समाज के सामाजिक पक्षों, विभिन्न प्रकार के पक्षों का हमें ज्ञान मिलता है। आगे है कौशलात्मक उद्देश्य। अब कविता को पढ़ने से हमारे अंदर क्या कुशलता आती है। पहला क्या है, श्रवण कौशल। जैसे रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो भोय, और सुनी खिलई हैं लोग सब बांट न लई। जैसे आप देखे हैं कि क्या होता है कि सब लोग आते हैं विद्यालय में या कहीं भी जाते इकट्ठे होते हैं, तो आप बीती एक दूसरे को बताते हैं। तो रहीमदास जी ने उनको ज्ञान दिया है कि ऐसा मत करो, क्योंकि जो आपके अंदर व्यथा है उसको अपने पास ही रखो। कोई सुन लेगा सब, लेकिन उसका आनंद खिल्ली उड़ाएगा, लेकिन उस दुख दर्द को आपके कोई बांट नहीं सकता है। तो क्या है, सुनने में दिलचस्पी लगाएंगे, लेकिन उसके बाद उसका निराकरण करने के लिए कोई आगे खड़ा नहीं होता है। तो वही श्रवण कौशलता, अर्थात जब कविता को, पद्य को हम धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ करते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे अंदर अजीब शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि हम कविता को कैसे पढ़ें और कैसे उसका अनुसरण करें। फिर क्या है, पठन कौशल। पहले हम कविताओं को सुनते हैं, उसके बाद आत्मचिंतन करते हैं, अंतर्निहित अपने आत्मा में उस
उसका गहन अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद हम लेखन कार्य या पठन कार्य को करने की शुरुआत करते हैं। जैसे कविता पढ़ने में बहुत आनंद आता है। रणवीर चौधरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ठीक है। झांसी की रानी के बारे में कविताएं, ठीक है। और बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान का मेरा बचपन, बहुत सारी कविताएं अगर जब पढ़ने लगे तो आपका दिल नहीं भरता है। अगला है रुच्यात्मक उद्देश्य। अब देखिए, जब कविताओं का नाम लिया जाता है तो एक प्रकार की रुचि प्रबल हो जाती है कि नहीं, आज हम, जैसे बच्चों को क्लास में कह दिया जाता है कि बच्चों आज हम कहानी सुनाएंगे, कविताएं सुनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों के अंदर अजीब प्रसन्नता हो जाती है कि आज हम कविता के बारे में सुनेंगे, ठीक है, और उसका गहन अध्ययन करेंगे। तो रुच्यात्मक उद्देश्य अर्थात कविता को पढ़ने और लिखने में बहुत रुचि रखते हैं बच्चे। और क्या है अविवृत्त्यात्मक उद्देश्य। जैसे आप लोगों ने देखा है कि कविता कई प्रकार की होती है, कविताएं कई प्रकार की होती हैं, और बहुत सारे विद्वान या बहुत सारे जो कवि हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी कविताओं का संशोधन किया है या उसको लिखा है, लिपिबद्ध किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे जो होते हैं बचपन से कविताओं के प्रति रुझान रखते हैं, और जब हम कविता के बारे में या पद्य के बारे में कभी भी क्या कहते हैं शुरुआत करते हैं तो स्वयं उनको पूर्ण ज्ञान होता है कविताओं के बारे में, और वो कुछ कहेंगे और अध्यापकों के द्वारा जो कविताएं पढ़ाई जाती हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। आज की बस यहीं तक इस वीडियो के अंतर्गत। आगे फिर हम पद्य के बारे में और वीडियो बनाएंगे।